नमस्कार, मैं मुकेश अहबाम महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज स्कूल नागबनी की तरफ से एक बार फिर से आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से। और ये उन लोगों को ही ज़्यादा हो पा रहा है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हम इस वायरस से बचे रहेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से योग के माध्यम से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ताकि हम इस बीमारी से दूर बचे रहें और अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को भी बचा सकते हैं इसी अभ्यास को बताकर। तो मैं आज आपको प्राणायाम बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो एज्ड पर्सन हैं, जो आसन अच्छी तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते, तो प्राणायाम के ज़रिए ही अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करें। इसमें 5 प्राणायाम जो हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करते हैं। इसमें सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति करते कैसे हैं? आपने अपने हाथों को मुद्रा में रख लेना है, पीठ सीधी रखनी है, आपने एक लंबी सांस भरनी है और फिर सांस को रोक लेना है। रोकने के बाद आप फिर उस अपनी जो सांस आपने भरी हुई है उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में, इंस्टॉल्स में बाहर निकालना है। आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो अपनी बॉडी को इस तरह से हिलाना नहीं है, झटका नहीं देना है। आपने पीठ सीधी रखी हुई है, पीठ सीधी ही रखनी है। अभी मैं आपको कपालभाति प्राणायाम करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की डिजीज़ है, वो इस प्राणायाम को जितना धीरे हो सके उतना धीरे करें। और जब आप ये कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे जी कि जब आप सांस छोड़ेंगे, आपका सांस छोड़ना और पेट का अंदर होना, दोनों काम एक साथ होंगे। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि जब आप कपालभाति प्राणायाम करें तो पेट पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, अपनी नॉस्ट्रिल पे कॉन्सेंट्रेट करें कि आप सांस बाहर निकाल रहे हैं। अगर आप अपनी नॉस्ट्रिल को सही ढंग से चलाएंगे तो पेट आपका अपने आप सही ढंग से काम करेगा। और आपने ये तब तक करना है जब तक आपको लगे कि आपके अंदर सांस है और आपके अंदर स्टैमिना है। कोशिश करनी है कि अपने स्टैमिना को एक्सेस बढ़ाते हुए कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी लिमिट से ज़्यादा कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपको थोड़ा सा चक्कर भी आ सकते हैं और आप फेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि उतना ही करें जितने आपकी बॉडी आपको एलो करती है। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। ये भी बहुत सिंपल प्राणायाम है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखा, पेट सीधी रखी, आपने लंबी सांस जिब भरनी है। भरने के बाद इसको रोकना है। कोशिश करें कि शुरुआत में इसको कम से कम 10 से 15 सेकंड तक रोकें और जैसे जैसे आपकी जो ये प्रैक्टिस है बढ़ती जाएगी, इसका टाइमिंग भी इंक्रीज करते जाइएगा। अभी देखिएगा, आपने ये सांस नाक से ही भरनी है और नाक से ही निकालनी है, इसमें लिप्स नहीं खोलने हैं। आपने एक चीज़ का नोटिस किया होगा कि मैंने आपको कपालभाति प्राणायाम बताया, अभी भस्त्रिका प्राणायाम बता रहा हूँ। इसमें हम सांस भरते हैं, अपने लंग्स को एक्सपैंड करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ सेम ही क्यों हो रहा है? आपको बता दूं मैं, अगर हमें कोरोना वायरस होता है तो वो सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उस पर अटैक करता है और फिर उसके बाद हमारे हार्ट, दिल पे अटैक करता है और फिर हमारे पेट पे अटैक करता है और उसके बाद वो फिर अपना पूरा हमारी बॉडी पे कब्जा कर लेता है। तो इसीलिए अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स जो है हमारे, हम कपालभाति किया, अब भस्त्रिका कर रहे हैं, सांस भर रहे हैं, रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, मतलब लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है। कपालभाति किया, हार्ट की एक्सरसाइज हुई
और हम और भी आपको प्राणायाम बताएंगे, उसमें हमारी पेट की एक्सरसाइज होगी, आसन करेंगे उसमें भी पेट की एक्सरसाइज है। तो अगर हम अपने सिस्टम्स, ये वाले सिस्टम्स जिन पे वो शुरुआत से ही अटैक करता है, अगर हम वो अपने सिस्टम्स को ही स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हमें ये कोरोना वायरस की बीमारी जो है या फिर और भी कोई कई बीमारियां जो है वो हो ही नहीं सकती हैं। इसीलिए आपको ये प्राणायाम, 5 प्राणायाम बता रहा हूँ और कुछ आसन बता रहा हूँ, इसे ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे ये जो सिस्टम्स हैं ये भी स्ट्रॉन्ग रहे, और भी जो हमारे बॉडी के अंदर और भी सिस्टम्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहें, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और हम बीमारियों से और बहुत सारी महामारियों से बचे रहें। और भस्त्रिका प्राणायाम इकलौता ऐसा प्राणायाम है जिसको आप करते समय आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपको कहीं कहीं बीमारी हो तो नहीं गई है, क्योंकि जब आप सांस भरते हैं और आपने सांस रोकी, रोकने की जो लिमिट है, जो ड्यूरेशन है, अगर आपकी वो ड्यूरेशन 30 सेकंड से ज़्यादा है, इट मीन्स आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। क्योंकि जिन लोगों को ये बीमारी होती है तो वो लोग जो है वो मैक्सिमम 15 सेकंड से ज़्यादा अपनी जो है रोक नहीं सकते सांस को। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम चाहे आप इसको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कर सकते हैं या फिर अपने आप को रेगुलर चेक करने के लिए भी कर सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं। अब तीसरा प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक हाथ को आपने ज्ञान मुद्रा में ही रखना है, दूसरे हाथ को उठाना है और अंगूठे से एक नॉस्ट्रिल बंद करनी है आपने। अनुलोम विलोम जब भी स्टार्ट करेंगे हमेशा सांस बाहर निकाल के स्टार्ट करेंगे, सांस बाहर निकाली और फिर यहीं से सांस भरनी है। सांस भरने के बाद आप नॉस्ट्रिल ब्लॉक करेंगे वाली, और जो पहले बंद की थी उसको खोल देंगे और यहाँ से एक्सेल बाहर निकालेंगे सांस को और फिर यहीं से सांस भरनी है। अनुलोम विलोम करना है अगर आपने, तो उसकी मैं आपको 3 बेसिक बातें बता दूं। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान में रखते हैं तो आप अनुलोम विलोम बहुत सही ढंग से करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। पहली बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे आपने हमेशा सांस को बाहर निकालते हुए स्टार्ट करना है अनुलोम विलोम। और दूसरी बात, जिस भी नॉस्ट्रिल से आप सांस बाहर निकालेंगे, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, जिस भी नॉस्ट्रिल से आप सांस बाहर निकालेंगे आपने वहीं से सांस भरनी है। और सांस भरने के बाद आपने हमेशा नॉस्ट्रिल चेंज करनी है। और तीसरी और आखिरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप अनुलोम विलोम खत्म करेंगे आपने हमेशा सांस भरते हुए खत्म करना है। अब मैं आपको अनुलोम विलोम का एक स्टार्ट करके बताऊंगा 15-20 सेकंड का, ताकि आपको समझ आ जाए कि अनुलोम विलोम करते कैसे हैं, इसकी टेक्निक क्या है। ये रखा मैंने, अब सांस बाहर निकाल के स्टार्ट की। पहली बात याद रखी मैंने अपनी, यहीं से सांस भरी, भरने के बाद नॉस्ट्रिल चेंज, अब मैं सांस भरूंगा और हाथ नीचे। ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब नेक्स्ट प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। अब इसको कैसे करेंगे, हमने अपने दोनों हाथों के अंगूठों को अपने कान के यहाँ साइड में सिर्फ टच करना है, दबाना नहीं है। फर्स्ट फिंगर अपने माथे पे रखेंगे, छोटी सबसे स्मॉल फिंगर है उसको लिप से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और अपनी जो सेंटर वाली 2 उंगलियां हैं उनको आंखों के ऊपर रखेंगे, ताकि हमें हमारे सामने क्या हो रहा है हम चाहकर भी उस पर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाएँ। और हमारी पीठ इसमें भी सीधी रहेगी और हमारी एल्बोज जो है वो कोशिश करें कि अपनी एल्बोज जो है वो शोल्डर लेवल के बराबर तक रखें। अपने मुंह को बंद रखेंगे, सांस भरेंगे, मुंह को बंद रखते हुए दांत के ऊपर दांत रखेंगे, लिप्स को मिला के रखेंगे और ओम बोलने की कोशिश करेंगे लेकिन बिना मुंह खोले। अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा। जब आपकी सांस खत्म हो जाए और साउंड भी खत्म हो जाएगी, फिर आपने हाथ नीचे नहीं रखने हैं, वहीं पर रहने देने हैं और एक बार फिर से सांस भरनी है और फिर से स्टार्ट करना है।
कोशिश करें कि इसको जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे स्टार्ट, तो मिनिमम 7 साउंड्स, मतलब 7 बार आपने सांस भरनी है और छोड़नी है। उसके बाद ही अपने हाथों को नीचे रखिएगा। 7 बार भ्रामरी भ्रामरी प्राणायाम जो है ये आपके बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी हार्ट को तो स्वस्थ रखता ही है, हमारे लंग्स को भी स्वस्थ रखता है। प्लस ये जो भ्रामरी प्राणायाम है ये हमें डिप्रेशन की जो स्टेज होती है, बीमारी जिसको आप कह सकते हैं, उससे हमें दूर रखता है और हमारे मन को शांत रखता है और हमारे गुस्से को कंट्रोल में रखता है। अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर वो गुस्से के टाइम पे अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करता है तो उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, डिप्रेशन दूर करता है, हमारा डर, गुस्सा उसको दूर करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखता है। तो बहुत फ़ायदेमंद है भ्रामरी प्राणायाम। अब 5वां और आखिरी प्राणायाम ओम ध्वनि। आपने क्या मुद्रा में हाथ रखना है, पीठ सीधे रखनी है, सांस भरनी है। ओम का उच्चारण करना है जितनी देर हो सके, जितना लंबा हो सके उतना लंबा ओम का उच्चारण करना है। ओम के उच्चारण जितना आप लंबा करोगे वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे साइज ऑफ लंग्स पे। तो हमारा साइज का, अगर लंग्स का साइज इंक्रीज है तो हमारा ओम का जो ड्यूरेशन है, चैंटिंग है, वो भी लंबी होगी। तो इससे पता चलता है कि हमारा लंग्स कितना स्वस्थ है और उसका साइज कितना एक्सपैंड है। इसको रेगुलर अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, ओम का उच्चारण करते रहेंगे मिनिमम 5 या 7 बार या 11 बार या उससे भी ज़्यादा, रोज़ रोज़ करने पे आपका लंग्स का जो साइज़ जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता रहेगा, जो कि हमारी ही बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। ये तो हो गए हमारे प्राणायाम जो मैंने बताए थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे एज लोग हैं वो करेंगे। अब जो हमारे बच्चे हैं या हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो आप स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, वो इन प्राणायाम के साथ साथ कुछ आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं, जिनसे हमारी एक्सटर्नल बॉडी जो है वो दिखने में भी अच्छी लगेगी, फ्लेक्सिबल भी रहेगी और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। मैं अभी आपको 10 आसन बताऊंगा, उनका निरंतर ज़रूर अभ्यास करें। वो सिंपल और इजी ही आसन है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहला प्राणायाम है हमारा पश्चिमोत्तानासन प्राणायाम। इसमें आपने क्या करना है, अपनी दोनों लेग्स को सामने रखना है, हाथ घुटनों के ऊपर रखने हैं, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सांस नीचे झुकना है और कोशिश करनी है कि अपने पैरों को, अंगूठों को पकड़ पाए और अपने माथे को टच करना है अपनी टांग के साथ, बिना नीज फोल्ड किए हुए, इस तरह से। और फिर सांस भरते हुए वापिस नीचे। ये था हमारा पश्चिमोत्तानासन। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे भुजंगासन, जिसको कोबरा आसन भी कहते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने पेट के बल लेट जाना है, हाथों को अपने शोल्डर्स के पास रखना है, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है। इसमें कोशिश करनी है कि आपकी बाजुएं जो है वो सीधी रहे, पेट ढीला रहे, थाइस हमारी ज़मीन पर रहें और हम ऊपर जितना हो सके उतना ऊपर देखिए, कंफर्टेबली जितना होता है उतना कीजिएगा और होल्ड करना है यहाँ पे और फिर धीरे से वापस। अब आज का तीसरा आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन। अपनी दोनों लेग्स को पहले सामने लाएंगे, एक लेग को पहले आप फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर का जो एड़ी होगी उसको आपने इस घुटने के थोड़ा सा पास रखना है और आपकी जो लेग फोल्ड होगी, इसकी पैर की एड़ी आपने अपनी हिप्स के साथ टच करनी है। अब जो टांग आपने फोल्ड की होगी जो नीचे है, सेम वही हाथ आपने यहाँ से घुमाते हुए, घुटने से घुमाते हुए आपने अपने पैर को या फिर पैर के अंगूठे को, जिसको हो सके उसको पकड़ना है और दूसरा हाथ आपने अपने पेट के ऊपर रखना है और टर्न करते हुए जितना पीछे हो सके उतना पीछे देखना है, जैसे मैं अभी देखूंगा।
और इसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद धीरे से वापिस आ जाए। अब ज़रूरी बात कि हम आसनों को होल्ड कितना करें। कोशिश करें कि इसको 10 सेकंड तक, मिनिमम 10 सेकंड तक होल्ड कर पाएँ। लेकिन अगर आप 10 सेकंड तक होल्ड नहीं कर पाते हो तो स्टार्टिंग में आप 5 सेकंड होल्ड करें और धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ाते जाएं और 10 सेकंड तक तो एटलीस्ट हर आसन को होल्ड करने की अपनी एबिलिटी जो है वो बना के रखें। अब आज का चौथा आसन हम करेंगे ऊष्ट्रासन। इसके लिए सबसे पहले हम अपने वज्रासन में आ जाएंगे। यही इकलौता ऐसा वज्रासन जो है, ये इकलौता ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जो हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाता है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। पहले आप वज्रासन में आ गए, उसके बाद आपने अपने नीज पे खड़े हो जाना है, पैरों को फ्लैट रखना है, एक हाथ से अपनी एक पैर की एड़ी पकड़नी है, सेम बाजू को सेम एड़ी से पकड़ना है, ये हाथों को घुमा के लाया, एक हाथ से एक पैर की एड़ी पकड़ी, फिर दूसरे हाथ से भी दूसरे पैर की एड़ी पकड़नी है, पीछे देखना है और सबसे इम्पोर्टेंट आपका पेट, इसको आपने आगे की तरफ स्ट्रेच करना है इस तरह से। और फिर एक हाथ वापस, दूसरा हाथ वापस और फिर आराम से नीचे बैठ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को करते समय आपने अपने घुटनों में थोड़ा सा गैप देना है, लेकिन पैरों की एड़ियों को आपस में मिला के रखना है। अब हम चौथा आसन करेंगे सेतुबंध आसन। इसको हम ब्रिज पोस्चर भी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी पीठ के ऊपर लेट जाएंगे और फिर उसके बाद आप अपनी दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आप अपने दोनों हाथ से दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ें। ये पकड़ लिया। उसके बाद सांस को भरते हुए आपने अपने पेट को ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना ऊपर खींचना है और यहाँ पे रोकना है। होल्ड करने के बाद धीरे से वापिस। ये था हमारा सेतुबंध आसन। अब अगला आसन है धनुरासन। आप अपने पेट पे लेट जाएंगे, दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ से दोनों टांगों को पकड़ लेंगे अपनी बाहर से आराम से, और फिर सांस भरते हुए आपने अपनी चिन, चेस्ट, नी और थाइस इसको जमीन से ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद फिर धीरे से वापस। अब अगला आसन है हमारा सर्वांग आसन। इसके लिए हम अपनी पीठ के ऊपर लेट जाएंगे और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर। पहले हम पीछे ले जाएंगे थोड़ा सा, फिर अपनी पीठ को पकड़ लेंगे और अपनी पेट को स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारी जो टांग है, हमारा पैर है, हमारा पेट है, एकदम सीधी लाइन में आए और चिन हमारी चेस्ट के साथ टच हो। इसको रोकेंगे और फिर रोकने के बाद धीरे से वापिस आएंगे। इस आसन में ध्यान दीजिएगा कि हमारा सिर जो है वो कभी भी ज़मीन से ऊपर ना उठे। अगला आसन है हमारा हलासन। इसमें भी लेटे हुए अपने दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर और फिर ज़मीन पर रखेंगे हम पैरों को और कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिर है, माथा जो है वो घुटने के साथ टच ना हो। जो शुरुआत में करेंगे वो अपनी पीठ को पकड़ के इस तरह से पकड़ के भी रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपने हाथ ज़मीन पर रखते हुए भी कर सकते हैं। होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापिस आएंगे। इस आसन में भी ध्यान दीजिएगा आप कि आपने अपना सिर नहीं उठाना है। अब नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे वो है हमारा चक्रासन। इसको भी हम पीठ में लेटे हुए ही करेंगे। सबसे पहले हम अपनी पीठ पे लेट जाएंगे, दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, हाथों को अपने शोल्डर्स के पास रखना है और फिर कोशिश करनी है
कि हम अपनी पीठ, हिप्स और सिर को ज़मीन से उठाएं। इस आसन को करते समय एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका सिर जो है वो ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबली होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब आज का आखिरी आसन है सुप्त वज्रासन। इसमें सबसे पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे और फिर हम वज्रासन में पीछे की तरफ लेट जाएंगे और फिर अपने हाथों को चक्रासन की पोजीशन में ही रखेंगे और फिर उसके बाद सेम चक्रासन की तरह ही अपने थाइस, अपनी पीठ, अपने हिप्स और अपने सिर को उठाएंगे ऊपर। और इस आसन में भी ध्यान रखेंगे कि आपका सिर जो है वो ज़मीन पर टच नहीं होना चाहिए। और होल्ड करने के बाद धीरे से वापस तो ये थे आज के 10 आसन और मैंने आपको 5 प्राणायाम बताए जिनका निरंतर अभ्यास करने से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप खुद भी घर में इन प्राणायाम उन आसनों का अभ्यास करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे ताकि उनको भी इससे लाभ मिले। धन्यवाद।